नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष। एसपी सिलेक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करेंगे भारत की प्रस्तावना के बारे में। संविधान हम पढ़ा रहे हैं और संविधान में हमने अभी तक प्रस्तावना के बारे में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं प्रस्तावना में क्या है और कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो भारत की प्रस्तावना जो है, भारत की प्रस्तावना का स्रोत क्या है, स्रोत कहाँ से लिया गया है और भाषा कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो जो हमारा स्रोत है यह अमेरिका की संविधान से लिया गया है, यूएसए से। यूएसए, जो यूएसए है, यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर संविधान सबसे पहले इसने अपनाया था। प्रस्तावना को सबसे पहले यूएसए ने अपनाया था और यह सबसे पुराना देश है जहाँ पर सबसे पहले लिखित संविधान को अपनाया गया था और यहाँ पर प्रस्तावना को उसमें डाला गया था। और भाषा जो लिया गया था हमारी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। तो हमने स्रोत देख लिया और भाषा देख ली। जो प्रस्तावना की भाषाएं थी वो कहाँ से ली गई थी? ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। और जो स्रोत है वो भारत के संविधान कहाँ से लिया गया था? प्रस्तावना भारत के संविधान में यह यूएसए से लिया गया था। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो इसमें प्रस्तावना है, प्रस्तावना को किसने क्या क्या कहा था उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। ठीक है, और आगे हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं कि प्रस्तावना को किसने क्या क्या कहा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो प्रस्तावना को किसने क्या क्या कहा था? ठीक है, प्रस्तावना को किसने क्या क्या कहा था? एक एम.एन. पाल्की वाले थे। एम.एन. पाल्की वाला, एम.एन. पाल्की वाला थे। ठीक है, इन्होंने प्रस्तावना को संविधान की परिचय पत्र कहा है। परिचय पत्र कहा है। ठीक है, परिचय पत्र कहा है। जबकि दूसरे कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर ने इनको क्या कहा था? यह दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ठीक है, जो दीर्घकालीन सपनों का विचार है। और इसमें भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का दस्तावेज कहा है। क्या कहा है? संविधान का दस्तावेज कहा है। पवित्र दस्तावेज, पवित्र दस्तावेज
वेज कहा है। ठीक है, पवित्र दस्तावेज कहा है। पवित्र दस्तावेज कहा है। ठीक है, और के एम मुंशी ने, एक के एम मुंशी थे, के एम मुंशी, के एम मुंशी थे, इन्होंने क्या कहा है? संविधान की जन्म कुंडली, जन्म कुंडली कहा है। क्या कहा है? जन्म कुंडली कहा है। ठीक है, और एक हमारे थे एक हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने संविधान की उद्देशिका कहा है, जो प्रस्तावना है उसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा है, उद्देश्य प्रस्ताव कहा है, प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव कहा है। ठीक है, इन्होंने ये सब बातें कही हैं। एम.एन. पालकीवाला ने इसे परिचय पत्र कहा, जबकि कृष्णा स्वामी अय्यर ने इसे दीर्घकालीन सपनों का क्या कहा? दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की पवित्र दस्तावेज कहा था। और के एम मुंशी जो थे वो जन्म कुंडली, संविधान की जन्म कुंडली कहा था। लेकिन इसमें एक ठाकुर भार्गव दास थे, एक ठाकुर भार्गव दास थे। इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, संविधान की आत्मा कहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप लोग आत्मा कहा है, ये आप लोग कंफ्यूज होंगे रहेंगे। जो ठाकुर भार्गव दास, ठीक है, ठाकुर भार्गव दास जो थे, उन्होंने संविधान की आत्मा कहा था। किसको? प्रस्तावना कहा था। लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो गए, भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना कहा था। इन्होंने आर्टिकल 32 को कहा था। आर्टिकल 32 को क्या कहा था? भारत के संविधान को। यह एक चर्चा चली थी। तो जब संविधान बन रहा था, प्रस्तावना को बात की जा रही थी और संविधान बन रहा था, तो उसमें अंबेडकर जी से पूछा गया कि बताइए, आपने संविधान को निर्माण किया है, तो उसमें आप किसको सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं? ठीक है, सर्वश्रेष्ठ किसे मानते हैं? तो उसमें उन्होंने बताया कि हम आर्टिकल 32 को हम संविधान की आत्मा मानते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 में। और यह उद्देश्य प्रस्ताव जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, यह सबसे पहले 13 दिसंबर 1946 में लाया गया था। ठीक है, लाया गया था। और 22 जनवरी 1947 में लागू किया गया। ठीक है, ये एकदम लाया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 में। 1946 में लाया गया था, लेकिन लागू कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, ये डेट आप बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, आइए आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या अब प्रस्तावना हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या नहीं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या रह गया है। ठीक है,
तो प्रस्तावना हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा आप लोगों का समय बचाने के लिए मैं इसको लिख लेता हूँ प्रस्तावना, तो फिर मैं आप लोगों को इसको दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ तो आपने देख लिया ये हमारी प्रस्तावना है। ठीक है, ये हमारी प्रस्तावना है जो भारत के लोगों के, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति धर्म विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और अखंडता करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, यह हमारी क्या है, संविधान। ठीक है, यह हमारी संविधान। ठीक है, यह हमारी संविधान का प्रस्तावना है। ठीक है, तो आइए हम आप लोगों को एक एक चीज के बारे में बताते हैं कि कौन क्या है। संविधान में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि किस वर्ड से प्रस्तावना स्टार्ट होती है। हमारे संविधान की सबसे प्रथम शब्द क्या है, तो सबसे पहली शब्द क्या है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग क्यों कहा गया, क्योंकि आई पीपुल, ठीक है, आई पीपुल, आई विल पीपुल, यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि हम भारत के लोग, यहाँ भारत के लोग मतलब यहाँ जनता है, जो जनता है वो भारत की संविधान के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। इसमें ना ही कोई क्या कर सकता है, न तो कोई हस्तक्षेप कर सकता है, कोई बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, न ही हम किसी दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, हम संपूर्ण प्रभुत्व है, संप्रभुत्व है। ठीक है, सोलिडेंसी है। ठीक है, और समाजवादी है, समाज के लिए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, किसी धर्म को न मानने वाला, समाज की सेवा और लोकतंत्रात्मक, जिसमें लोगों द्वारा शासन किया जाता है, और गणराज्य बनाने के लिए। ठीक है, गणराज्य जहाँ पर कोई पार्टिकुलर, जिसे ब्रिटेन में है वहाँ पे क्या शासन है, जो शासक है वो क्या करता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहता है, वो वंशानुगत होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, गणतंत्र जो एक समय तक क्या होता है, एक समय तक पद पर बना रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ समय के लिए पद पर चुन कर आता है उसे गणतंत्रात्मक कहते हैं। ठीक है, और इसके समस्त नागरिकों को क्या क्या न्याय दिया जाता है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक न्याय है। 3 प्रकार की न्याय है। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, और हम इसके बारे में डिटेल आगे पढ़ेंगे कि कौन क्या क्या है। ठीक है, कौन कौन से न्याय हम लोग मिल सकता है, इसके बारे में अच्छे से हम लोग आगे जानकारी लेंगे। फिर विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कितने 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, कौन कौन से, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, और उपासना की स्वतंत्रता, और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए
अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए, व्यक्ति की गरिमा और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा और अखंडता करने वाला, बंधुत्व बढ़ाने के लिए, बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर हम आज सभा 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत मतलब लाते हैं, लागू करते हैं, अधिनियमित मतलब लागू करते हैं, आत्मार्पित मतलब हम उसे अपने ऊपर आरोपित करते हैं। ठीक है, आरोपित मतलब हम उसे स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जान गए। तो आइए हम लोग एक एक चीज के बारे में जानते हैं। एक शब्द आया है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, एक शब्द धर्मनिरपेक्ष आया है। थोड़ा सा हम लोग आप लोग को बता दे रहा हूँ। एक बेरूबारी केस आया था। बेरूबारी संघ केस आया था जो 1960 में आया था। एक बेरूबारी संघ केस आया था जो 1960 में आया था। उसमें यह बताया गया था कि प्रस्तावना में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं या नहीं। इसे जो संविधान जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, अस्वीकार कर दिया था। लेकिन ये बेरूबारी था। लेकिन केशवानंद भारती मामला आया था। केशवानंद भारती मामला जो 1972 में आया था, 12 साल बाद। ठीक है, इसमें इन्होंने इसे भी अस्वीकार किया। अस्वीकार किया इसलिए इन्होंने कुछ ऐसे बातचीत चली, यहाँ पे कई जजमेंट आए जिसमें संविधान को संशोधन करने की बात की गई, इसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता। लेकिन एक समय आया 1974 में इसी बेरूबारी मतलब केशवानंद भारती मामले को ही इसने सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लिया था। ठीक है, 1974 है, 1974 में इसे क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, और बंधुत्व को जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और बंधुत्व को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? ये तीनों आप लोगों को बता दे रहा हूं। नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। और हम आप लोगों को इसके अच्छे से जानकारी दे रहा हूँ कौन सा क्या क्या है। ठीक है, एक बेरूबारी आता है, केशवानंद भारती मामला आता है। इसमें केशवानंद
भारती, मामला है 1974 में। 74 में 3 वर्ड को जोड़ा गया था। इसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है, किंतु मूल संविधान में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। जो उसका मूल प्रस्तावना था उसे वैसे का वैसे रखा जाएगा। अगर कोई भी समस्याएं आती हैं जो नई परिवर्तन की गई हैं, उसके हिसाब से कोई भी दिक्कतें आती हैं तो किसके मैटर पर रखेंगे, यह हमारी पुरानी जो मेन संविधान है, प्रस्तावना है, उसके आधार पर रखी जाएंगी। ठीक है, अगर कोई भी त्रुटि या कोई भी समस्या आती है आगे चलकर तो हमारी पुरानी जो क्या है प्रस्तावना है उसी को मतलब मेजोरिटी दिया जाएगा। ठीक है, तो जो केशवानंद भारती थे उन्होंने 1974 में स्वीकार कर लिया था और 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और बंधुत्व को। बंधुत्व शब्द को, ठीक है, बंधुत्व, यह 3 वर्ड जोड़ा गया था। इसे धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। पंथ निरपेक्ष भी कहते हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। पंथ मतलब पंथ, कोई भी पथ को मतलब किसी भी धर्म को न मानने वाला, या सामाजिक, ये 3 वर्डों को इसमें शामिल किया गया था 1974 में। इनको जो जोड़ा गया था ये 1974 में। ये फर्स्ट टाइम क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। प्रस्तावना में नोट लिख लीजिएगा। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार परिवर्तन या बदलाव किया गया है। ठीक है, इसमें केवल एक बार बदलाव किया गया है जो 1974 में किया गया था, और इसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और बंधुत्व को। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जान गए, और हम लोग थोड़ा जानेंगे इसके मूल तत्व क्या है, प्रस्तावना के कौन से मूल तत्व कौन से हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट्स बनाते रहिए अच्छे से, और एक अच्छी सी नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक है, ये हमारी सलाह रहेगी, और अच्छे से तैयारी एकदम जम कर कीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका मूल स्रोत क्या क्या है, इसमें कौन से वर्ड, कितने न्याय हैं, कितने स्वतंत्रताएं हैं, कितने अवसर हैं, कहाँ से स्रोत है। ठीक है, ये सब हमने मूल तत्व। ठीक है, मूल तत्व कितने हैं, मूल तत्व 4 हैं, 4 मूल तत्व हैं। ये कितने हैं,
4, ठीक है। ये 4 मूल तत्व कौन कौन से? संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत, संविधान की प्रकृति, संविधान की प्रकृति, प्रकृति या स्वरूप, स्वरूप, संविधान की उद्देश्य, 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 संविधान की तिथि, ठीक है। ये कब बनकर तैयार हुई थी, क्या क्या स्रोत है? संविधान का स्रोत, संविधान का स्रोत है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, क्योंकि यह लोगों में बसा है। ये जो हमारी राजतंत्र गणतंत्र राष्ट्र है, इसे लोगों द्वारा बनाया गया है। इसमें जो भी पदधारी होंगे, जो सत्ता में आते हैं, वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष द्वारा चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों द्वारा चुने जाते हैं। और जो हमारी संविधान की प्रकृति है, कैसी है? कैसी है? संप्रभु है, संप्रभु, ठीक है। और समाजवादी, समाजवादी, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक है, गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक है, ठीक है। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है हमारे? उद्देश्य क्या है? न्याय दिलाना, ठीक है। उद्देश्य क्या है? न्याय दिलाना, न्याय, ठीक है। न्याय में क्या है? सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। और इसमें एक चीज होता है कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? इसमें स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है? स्वतंत्रता ये 3 प्रकार से होती है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, विचार, विचार, अभिव्यक्ति, व्यक्ति, विश्वास, सॉरी, धर्म, विश्वास, उपासना, उपासना, ठीक है। उपासना की स्वतंत्रता है। और इसमें प्रतिष्ठा और क्या है? अवसर की समता है। प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है। अवसर की समता है। तो ये हम लोग जान गए। और तिथि क्या है?
26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949। ठीक है, ये हमारी मेन दिया गया है। ठीक है, उल्लेख किया गया है, आप लोगों को बता दिया गया क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो इसमें संविधान का स्रोत बताया गया। हम भारत के लोग, जो भारत के लोग हैं उनमें क्या है, स्वतंत्र मतलब खुद वे क्या है, एक वे इच्छा यह जो है, इसमें संविधान के लोगों को शक्ति अधिकृत की गई है। ठीक है, इनमें जो शक्तियां हैं वो लोगों द्वारा अधिकृत की गई हैं। संविधान में जो शक्ति है वो लोगों द्वारा क्या की गई है, अधिकृत किया गया है। ठीक है, और जो इसकी स्वरूप है, यह प्रभुत्व समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है, स्वरूप जो है यह हमें क्या देती है, यह हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, किसी पर हम डिपेंड नहीं है और ना ही किसी दूसरे राज्य पर हम कब्जा किए हैं और ना ही हमारे पर किसी प्रकार का कोई क्या है, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। ठीक है, हम सब प्रभुत्व हैं, हम अपने में खुद में एक केंद्रित हैं। ठीक है, और समाजवादी समाज लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये हमारी प्राकृतिक स्वरूप है और उद्देश्य क्या है, न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक की तरह हमको न्याय मिलना चाहिए। और स्वतंत्रता हमारी 5 प्रकार की होती है, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की, और प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता होती है। ठीक है, और ये हमारे 26 जनवरी 1949 को लागू की जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक इसमें धर्मनिरपेक्ष और संप्रभुत्व समाजवादी। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो अगला देखते हैं संप्रभुत्व क्या है। संप्रभुत्व संप्रभुत्व क्या है? संप्रभुत्व वह है जो भारत के ना तो किसी का डोमिनियन है, स्वीकार किया है, और ना ही किसी पर डिपेंडेंट है। ठीक है, संप्रभुता मतलब अपने में खुद क्या है, संपूर्ण है। ठीक है, जो कोई भी संप्रभुता ना किसी पर आधारित नहीं है और न ही किसी का डोमिनियन स्टेट है। डोमिनियन स्टेट है। ठीक है, नए डोमिनियन स्टेट ग्रहण किया है। लेकिन 1949 में
1949 में राष्ट्रमंडल द्वारा इसमें यह बताया गया है कि जब राष्ट्रमंडल समझते हैं कि यूरोपीय राष्ट्रमंडल के तौर पे कनाडा से लिया है, जो कि 1949 में इसे यह बताया गया इसमें कि अगर भारत चाहेगा तो डोमिनियन क्या होगा, छोड़ सकता है। ठीक है, भारत अगर चाहेगा तो छोड़ सकता है, उसकी राष्ट्रमंडल से अपना हट सकता है, न कि वो यह आधारित पर है अगर उसको सामाजिक आर्थिक न्याय पर किसी प्रकार का कोई उसको लगता है कि भविष्य में आने वाली कुछ हमारे साथ दुर्घटनाएं हो सकती हैं, तो इसको क्या कर सकता है, इसे हटा सकता है, मतलब उससे डोमिनियन से हट सकता है। ठीक है, राष्ट्र संप्रभुता है ये जो अपने में संपूर्ण हो। ठीक है, जैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक कोई भी प्रकार का कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि जो हमारा राष्ट्रमंडल संप्रभुता है, इसमें अगर राष्ट्र चाहेगा तो किसी क्षेत्र को दूसरे राष्ट्र को दे सकता है, लेकिन ले नहीं सकता है। लेकिन अगर कोई राष्ट्र मतलब कोई राज्य अलग से चाहे कि हम अलग होना चाहते हैं भारत से, लेकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर राष्ट्र चाहेगा कि नहीं हमको यह क्षेत्र दूसरों को देकर कुछ हिस्सा ले लिया जाए, तो इसी प्रकार पर एक देखेंगे कि बांग्लादेश अभी 2021 में हुआ था। बांग्लादेश और भारत के मध्य सीमा क्षेत्र जिसमें करीब 530 किलोमीटर कुछ है, 320 किलोमीटर क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया है। ठीक है, बांग्लादेश को दिया है भारत ने, बांग्लादेश। ठीक है, और 320 या 28 के करीब बांग्लादेश से लिया है इंडिया। बांग्लादेश से क्षेत्र को ग्रहण किया है। ठीक है, इसमें क्षेत्र का आदान प्रदान किया गया है। ठीक है, यहाँ पे कोई ज़्यादा विशेष चीज़ नहीं है। इसमें राज्य का जो सीमा क्षेत्र है उसमें कुछ ऐसी सीमाएं थी कि जो विवादित थी, तो इसको सुधारने के लिए इन्होंने इसको कुछ किलोमीटर को आपस में समझौता कर राष्ट्र में बंटवारा कर लिया था। ठीक है, तो आइए, और यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जो राष्ट्र है वो किसी भी, आप लोग जान रहे हैं कि संपूर्ण है। अपने में संप्रभुत्व है, किसी से कोई भी किसी प्रकार का दोष नहीं है। ठीक है, वो खुद क्या चाहेगा कि अपने आप को संपूर्ण रखना चाहेगा। ठीक है, तो आप लोग संप्रभुत्व के बारे में जान गए हैं। आइए आप लोगों को बताता हूँ समाजवादी। दूसरा क्या है, समाजवादी। थोड़ा सा एक मिनट समाजवादी वो है जो कि पहले समाजवादी कहाँ से लिया गया था। समाजवादी ये शब्द है जो कि कार्ल मार्क्स की जो कानून था, कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने दिया था। ये समाज के बारे में सोचता है, समाज के
फिर लेकिन ये भारत में जो समाजवाद अपनाया है उसने गांधीवादी और जवाहरलाल नेहरू की बातों को माना है, स्वीकार किया है, ठीक है, न कि कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो थे वो हिंसा को बढ़ावा देते थे। जो कार्ल मार्क्स थे वो हिंसा समाजवादी थी। कार्ल मार्क्स का जो सामाजिक सेवा था, समाज था, वो कैसा था? हिंसावादी था, हिंसावादी समाजवाद था। जबकि गांधी और नेहरू का जो समाजवाद है, नेहरू का जो समाजवाद था वो कैसा था? वो सभी वर्गों को समान व्यवस्था एक मिनट, समान व्यवस्था एवं समान व्यवहार किया जाता था, ठीक है। ये सभी वर्गों को समान, जैसे कि अगर सभी वर्ग के लोग, एक हमारा सीमा है, इसमें इस समाज को बढ़ावा दिया गया है कि कोई भी जो छोटी जाति का है, जो छोटे वर्ग का है, उसको ध्यान दिया गया है। लेकिन कार्ल मार्क्स पे क्या है? कार्ल मार्क्स जो समाजवाद है उसमें जो पूंजीवादी थे वो पूंजीवादी बढ़ते चले गए और जो निम्न वर्ग के थे लोग थे वो क्या हो गए? नीचे दबते चले गए। लेकिन समाजवाद जो गांधी और नेहरू ने समाजवाद अपनाया, इसमें सभी वर्गों को समान दिया गया। जो पूंजीवादी थे उनको भी ध्यान दिया गया और जो गरीब तबके के लोग थे, जो छोटे कास्ट के थे, उन लोगों को भी बढ़ने का अवसर दिया गया। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी एक सीमा है, ठीक है, एक सीमा मान लेता हूँ, यहाँ तक कोई भी आता है तो ये हमारा सबसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था माना जाता है। तो यहाँ पे सभी लोग पहुँचे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे रह चुके हैं, छूट चुके हैं, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर हैं, ठीक है, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। तो जो कार्ल मार्क्सवाद वो जो था वो इन लोगों को प्रायोरिटी देती थी केवल, न कि इन लोगों को प्रायोरिटी नहीं देती थी। लेकिन जो गांधीवादी और नेहरूवादी विचारधारा थी, उन्होंने इन सभी को साथ में लिया है, इनको और इन दोनों को साथ में लिया है। अधिक इन लोगों को थोड़ा सा प्रायोरिटी इसलिए दे दी गई कि इनको बढ़ावा इसलिए दिया गया, कुछ वर्गों में छूट दे दी जाती है कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जो अभी नीचे रह गए हैं, उनको भी थोड़ा बढ़ने का मौका दिया जाए, इनके बराबर आ सकें, इसलिए इन लोगों को छोटे थोड़ा सा समाज में छूट दी जाती है, ठीक है। तो यही हमारा गांधीवादी और नेहरूवादी विचारधारा थी। इसलिए हम लोग दोनों लोगों का समावेशन कर जो समाजवाद है वो क्या है? एक समाजवाद लोकतांत्रिक जो है वो कैसा है? जो लचीलापन है, लचीलापन की ओर झुका है। लचीलापन की ओर झुका हुआ है, ठीक है, ये लचीलापन की ओर झुका हुआ है। तो ये हमारी समाजवाद हो गया। अब हम लोग जानेंगे समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। अब जानते हैं तीसरा क्या है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्या है? तीसरा, समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। समाजवाद शब्द जोड़ा गया था, ठीक है, 1976 में। न कि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि समाजवाद शब्द 1949 से पहले आया था
कि बाद में आया था कि पहले आया था। ठीक है, तो ये हमारा 1976 के संविधान संशोधन केशवानंद भारती के केशवानंद भारती मामले में, ठीक है, केशवानंद भारती मामले में आया था। अब देखते हैं एक धर्मनिरपेक्ष, तीसरा हमारा क्या है, ये पहला था, ये दूसरा, हमारा तीसरा है धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो इसे हम धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, यह भी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही आया था। यह भी 42वां, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, इसे ये धर्मनिरपेक्ष शब्द क्या है? धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी भी धर्म को न मानने वाला, ऐसा राष्ट्र हो जो धर्म को न मानता हो। ठीक है, धर्म को न मानने वाला, जैसे कि भारत एक राष्ट्र है जिसमें सभी प्रकार के जाति वर्ग सभी प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन यह किसी धर्म को बढ़ाने की कोशिश नहीं करता कि नहीं यह हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है और मुस्लिम राष्ट्र है। अगर अन्य राष्ट्र में देखेंगे, ईरानी कंट्री है, उधर पश्चिमी में आप देखेंगे तो वहाँ पर मुस्लिम कंट्री अधिक देखने को मिलती है। ठीक है, वहाँ के मुस्लिम को क्या देते हैं, अधिक प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, मस्जिद हर मतलब वो अपने धर्म को अधिक मानते हैं, लेकिन जो भारत राष्ट्र है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष है, किसी भी धर्म को ना ही बढ़ावा दे सकता है ना ही किसी को दबाव में रख सकता है। यह सब आप लोग देखेंगे धर्म की बातें आर्टिकल 25 से 28 के बीच में दी गई हैं। किसी भी धर्म को, किसी भी प्रकार का आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है कि आप हिंदू को ही मानेंगे तभी राष्ट्र में रह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी बात धर्म के बारे में यही चीज़ बताई गई है, किसी धर्म को न मानने वाला राष्ट्र, धर्म को न मानना, धर्म को न मानना। ठीक है, किसी भी धर्म को न मानना और किसी धर्म का विरोध नहीं करता। ठीक है, और न ही किसी राष्ट्र का, किसी राज्य में किसी धर्म को बढ़ावा देता है, किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता। ठीक है, बढ़ावा नहीं देता है। ये आप लोग जान गए धर्मनिरपेक्ष शब्द क्या है। यह 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, यह 1976 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन इसमें सिंपली आएंगे कि धर्मनिरपेक्ष शब्द कब और किसके मामले में आए थे। ठीक है, यह धर्मनिरपेक्ष शब्द है वो हमारी संविधान की 42वें संविधान संशोधन 1976। हाँ, तो आप लोग जान गए होंगे कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष क्या है। ठीक है, आइए अगला हम देखते हैं अगला देखते हैं कि गणतंत्र किसे कहते हैं। गणतंत्र किसे कहते हैं, इसको मिटा देते हैं। गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र, ये गणतंत्र क्या है? गणतंत्र वो है जो ये हमारी प्रस्तावना में पहले से है, न कि
1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, ये 1976 में नहीं, ये 1949 के पहले से संविधान की प्रस्तावना में था। जो गणतंत्र है, गणतंत्र जो है इसे गणतंत्र वो है जैसे कि लोगों द्वारा चुनकर सत्ता में आने वाला, जो लोगों द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, न कि किसी राष्ट्र को, यह लोगों द्वारा शासन किया जाता है। इसमें किसी भी, जैसे कि कोई राष्ट्र है, जैसे ब्रिटेन है और कई राज्य है जहाँ पे वंशानुगत शासन किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो गणतंत्र है यह लोगों द्वारा शासन किया जाता है। कि हमारी लोगों द्वारा शासन मतलब लोगों द्वारा चुनकर आने वाला शासक। ठीक है, लोगों द्वारा चुनकर आने वाला शासक, जो लोगों द्वारा चुनकर आते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग कहते हैं यह दो तरह के चुनाव होते हैं। जो चुनकर आते हैं दो तरह से होते हैं। चुनाव दो तरह का होता है। चुनाव जो है दो तरह की होती है, दो प्रकार की उससे होती है। एक प्रत्यक्ष है और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो कि लोगों द्वारा चुनकर आता है, जैसे कि हम सांसद को चुनते हैं। ठीक है, जबकि सांसद जो राज्यसभा है, लोकसभा है, लोकसभा में जो लोग आते हैं वो प्रत्यक्ष चुन के आते हैं, लेकिन राज्यसभा में कुछ लोग जो होते हैं वो लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्या होता है कि जो अप्रत्यक्ष लोग हैं वो जो हम लोग सांसद को चुनते हैं उन्हीं में से कुछ लोगों को मनोनीत कर राज्यसभा में रखा जाता है। ठीक है, तो आप लोग गणतंत्र के बारे में जान गए हैं कि गणतंत्र जो लोगों द्वारा चुनकर किसी समय अवधि के लिए एक समय अवधि रहती है, समय रहती है, अवधि, एक अवधि या समय निर्धारित रहती है, निर्धारित रहता है। ठीक है, कि आप एक समय तक, निश्चित समय तक आप कार्यकाल कर सकते हैं, जैसे 5 साल, 2 साल, 4 साल, 12 साल। ठीक है, 5 साल से मिनिमम कोई भी सांसद चुनकर आता है, 5 साल के लिए आता है। ठीक है, हमारा गणतंत्र हो गया। अब आइए देखते हैं स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है। ठीक है, स्वतंत्रता हमने आप लोगों को बताया था, स्वतंत्रता 5 प्रकार, कितनी प्रकार की? 5 प्रकार की। ठीक है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता हमारी 5 तरह की है। कौन कौन सी? 5 टाइप की है। ठीक है, कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ठीक है, ये हमारी स्वतंत्रताएं हैं। आप विचार, विमर्श, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, किसी भी प्रकार का, ये हमारी स्वतंत्रताएं हैं जो आर्टिकल 19 में बताई गई हैं। आर्टिकल 19 में क्या की गई हैं? बताई गई हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 में बताई गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की विचार के बारे में बताया गया है। तो बस यही छोटा छोटा चीज़ है। विचार क्या है, जो हम दूसरे देशों से, राष्ट्र से क्या कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता है, तो वो कहीं भी रह सकता है, खा पी सकता है, कहीं भी अपना
घर बनाकर कुछ भी कर सकता है। किसी प्रकार का धर्म रिलेटिव कोई भी बात नहीं की गई है। विश्वास, किसी राष्ट्र पर विश्वास है नहीं है, वो खुद राष्ट्र अपना खुद निर्णय करेगा। ठीक है, उपासना, किसी भी धर्म और उपासना कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। इसमें यही चीज़ बताया गया है। तो आइए अब देखते हैं कि न्याय कितने प्रकार के हैं। क्या है? न्याय। ठीक है, न्याय क्या होते हैं? क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की न्याय की बातें की गई हैं। तो ऑप्शन में दे देगा 2, 3, 5, 8, तो कितने रहेंगे? टोटल 5 रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं न्याय के बारे में। न्याय, न्याय क्या है? ठीक है, जस्टिस क्या है? जस्टिस। ठीक है, न्याय क्या है? न्याय क्या है? न्याय वह है जो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें 3 प्रकार की बातें, न्याय की बातें की गई है हमारी प्रस्तावना में। सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। इसमें 3 प्रकार की बातें की गई हैं। सामाजिक न्याय वो होता है जो समाज की छोटे छोटे वर्ग के सभी प्रकार की, कोई भी क्या होता है कि राष्ट्र के प्रति कोई भी ऐसी समाज के तौर पे, जैसे सती प्रथा, ऐसी कोई राष्ट्र को बढ़ावा देता है, तो वहाँ पे उसकी न्याय की बात यह हमारा संविधान करेगा। ठीक है, और जो आर्थिक न्याय है, इसमें यह बताया गया है कि समाज में जो व्यापार किया जाता है, किस राष्ट्र से अपना व्यापार करेगा, उससे सहमत है कि नहीं है। जो भी पेट्रोलियम पदार्थ या मेडिसिन, जो भी व्यापार होते हैं, उसके तौर पे कौन न्याय करेगा? हमारा आर्थिक न्याय के बारे में बात करता है, जो सभी वर्गों की आर्थिक, मतलब जो भी वर्ग के कोई भी व्यक्ति है जो छोटा वर्ग है, किसी व्यक्ति के पास कम पैसे हैं, किसी के पास अधिक पैसे हैं, तो सभी को देखते हुए न्याय करेगा। आप यदि बड़े पैसे वाले हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप गलत हैं तो आप गलत काम कर रहे हैं तो उसको बढ़ावा देगा, यह बात नहीं है। आप छोटे वर्ग के भी हैं तो आपको भी वहाँ पे आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने नहीं देगा। जबकि राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय यह है कि ये किससे कूटनीति करना पड़ेगा। यह हमारा व्यापारिक न्याय है, व्यापारिक और वर्गों से संबंधित है, जबकि सामाजिक है, जाति प्रथा और सती प्रथा, इसको रोकना। ठीक है, इसे रोकना। ये सभी वर्गों को व्यापारिक मान्यताएं देता है। ठीक है, राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय वो है जो किससे कूटनीति करना चाहिए, कूटनीति करना है, किससे समझौता करना है, जैसे में कूटनीति करना किससे है? किससे संबंध बनाना है, किससे समझौता करना है, किसका विरोध करना है। यह हमारी राजनीतिक न्याय निर्णय लेगी। ये जो है निर्णय लेगी, कौन लेगा? ये हमारी राजनीतिक न्याय लेगी, न कि आर्थिक न्याय के तौर से। ठीक है, तो इसमें जो सीमा विवाद है, इस सबके लिए सीमा विवाद जो होता है, ये हमारा राजनीतिक न्याय के तौर पे कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो
प्रस्तावना में बस यही चीज़ें हैं और कोई चीज़ नहीं है। आप लोगों को एक एक पॉइंट बता दिया गया है, ठीक है। और कुछ ऐसे टॉपिक हैं उसको मैं कभी आप लोगों को छोटे से 2-4-10 मिनट में शॉर्ट वीडियो में बनाकर आप लोगों को दे दूंगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय एकता क्या है, अखंडता क्या है। अखंडता क्या होती है? अखंडता मतलब एक अखंडता शब्द आता है, अखंडता। अखंडता क्या होती है? अखंडता क्या है? अखंडता, अखंडता क्या है? अखंडता वो है जो कि किसी राष्ट्र में का विभाजन नहीं होता है इसमें। जैसे कि इसमें किसी राष्ट्र से कोई राज्य अलग नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कोई राज्य चाहे कि हम राष्ट्र से अलग होकर एक नया राष्ट्र का निर्माण करें, ये इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारा राष्ट्र अखंडता को दर्शाता है कि हमारा राष्ट्र अखंड है, कोई इसे तोड़ नहीं सकता, ठीक है। अगर कोई चाहकर भी इसे तोड़ना चाहे, कोई राष्ट्र चाहेगा कि हम राज्य चाहेगा कि नहीं हम अलग हो सकते, तो नहीं हो सकता, ठीक है। बस ऐसे ऐसे एक आध पॉइंट छोटे छोटे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जितना से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और जो भी डाउट्स हो आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।